दोस्तों 0 to 1 के 11वें चैप्टर में पीटर थिल ने सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के बारे में बात करी है। पीटर थिल कहते हैं कि दुनिया में सेल्स हर जगह है, लेकिन लोग हमेशा इसे नज़रअंदाज करते हैं। इस चीज़ को द हिचकिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस कहानी में ह्यूमंस पहले किसी और प्लेनेट पे रहते थे, लेकिन जब उन पे अचानक से एक बहुत बड़ा खतरा आया तो सब उस प्लेनेट को छोड़ के अर्थ जाने की तैयारी करने लगे। अर्थ तक पहुंचने के लिए सभी लोग 3 बड़ी शिप्स में बैठते हैं, शिप ए, बी और सी। शिप ए में थिंकर्स, लीडर्स और अचीवर्स बैठते हैं, शिप बी में सेल्स पर्सन्स और कंसल्टेंट्स बैठते हैं और शिप सी में वर्कर्स और आर्टिसंस बैठते हैं। शिप बी सबसे पहले अर्थ के लिए निकलता है और सारे सेल्स पीपल और कंसल्टेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको सबसे पहले बचाया जा रहा है, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। शिप ए और शिप सी के लोग शुरू से सेल्स पीपल और कंसल्टेंट्स को पसंद नहीं करते और वो उन्हें फालतू समझते थे, तो इसीलिए उन्होंने इनकी शिप को सबसे पहले जाने दिया था। लेकिन अंत में शिप बी ही अर्थ पे सबसे पहले पहुंचता है और उनका प्लान उन्हीं पे भारी पड़ जाता है। पीटर थिल कहते हैं कि हम भी शिप ए और शिप सी में बैठे लोगों की तरह ही हैं। हमें लगता है कि सेल्स पीपल और मिडिलमैन फालतू लोग होते हैं जो सबके बीच में आते हैं। असलियत में एक अच्छा प्रोडक्ट अपने आप कस्टमर्स तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। इंजीनियर्स को लगता है कि अगर उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया तो वो अपने आप बिकेगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। असलियत में आपको कस्टमर्स के पास जाके उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। पीटर थिल बताते हैं कि सिलिकॉन वैली में नर्ड इंजीनियर्स एडवर्टाइजिंग को, मार्केटिंग को, सेल्स को फालतू समझते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स फालतू नहीं होती, ये एक्चुअल में काम करती हैं, उन नर्ड इंजीनियर्स पे भी और आप पे भी। आप सोचते होंगे कि आप एक एक्सेप्शन हैं, आपको ऐड देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। एड्स आपको कभी भी तुरंत शॉपिंग कराने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की जगह बनाने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि आप बाद में खुद वो प्रोडक्ट खरीदें। और अगर आप ये नहीं मानते तो आप भी एक भ्रम में जी रहे हैं। नर्ड इंजीनियर्स को ट्रांसपेरेंसी की आदत होती है। वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसी किसी एक टेक्निकल स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। अब ऐसे में 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो वो प्रोडक्ट काम करता है या वो फेल हो जाता है। तो इसी वजह से उनके काम को मेजर करना आसान होता है। लेकिन सेल्स इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। ऊपर ऊपर से देखने पे सेल्स बिल्कुल सरफेस लेवल जॉब लगती है, जिससे असली प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज़ उन नर्ड्स को पसंद नहीं आती। उनके लिए उनका काम उन्हें मुश्किल लगता है। तो जब वो सेल्स वालों को फ़ोन पे हंसते देखते हैं कस्टमर के साथ, या लंच पे जाते देखते हैं क्लाइंट के साथ, तो उन्हें लगता है कि ये लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि सेल्स को इतना आसान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पीटर थिल कहते हैं कि सभी सेल्समैन एक्टर होते हैं। उनका काम होता है सामने वाले को वश में कर लेना, लेकिन हमने सेल्समैन को बदनाम कर दिया है, क्योंकि हम आज तक सिर्फ खराब सेल्समैन ही देखते आए हैं। असलियत में 3 तरीके के सेल्समैन होते हैं, नोवस, एक्सपर्ट्स और मास्टर्स। इनके अलावा ग्रैंड मास्टर्स भी होते हैं, जो कब लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं उन्हें खुद नहीं पता चलता। टॉम सॉयर नाम के एक इंसान ने अपने पड़ोसियों को कन्विंस कर लिया था कि सब उसके लिए उसके फेंसेस को पेंट कर दें। ये एक मास्टर मूव था, लेकिन फेंसेस पेंट करने के लिए उन्हीं से पैसे लेना, ये एक ग्रैंड मास्टर मूव था। एक्टिंग की तरह ही सेल्स भी तभी अच्छी तरीके से काम करती है जब वो दिखाई नहीं देती, और यही कारण है कि जो लोग भी सेल्स, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की जॉब करते हैं, उन लोगों के जॉब टाइटल में सेल्स वर्ड नहीं लिखा होता। जो लोग एडवर्टाइजमेंट्स बेचते हैं उन्हें अकाउंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जो लोग कस्टमर्स को डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट बेचते हैं उन्हें बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जो लोग कंपनियां बेचते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट बैंकर कहा जाता है, और जो लोग खुद को बेचते हैं उन्हें पॉलिटिशियंस कहा जाता है। ये अलग अलग जॉब टाइटल देने के पीछे कारण है कि सब छुपा के रखना चाहते हैं कि आपको कुछ बेचा जा रहा है। आप चाहे किसी भी करियर में हो या कुछ भी काम करें, सेल्स एबिलिटी ही सुपरस्टार्स और नॉर्मल एम्प्लॉयज में फ़र्क पैदा करती है। जैसे वॉल स्ट्रीट पे एक नया एम्प्लॉय एनालिस्ट होता है, जिसे मार्केट की समझ होती है और टेक्निकल्स के बारे में पता होता है, लेकिन उसका गोल होता है एक डील मेकर बनने का। ऐसे ही लॉयर्स अपनी डिग्री पे, अपने नॉलेज पे प्राउड फील करते हैं,
लेकिन लॉ फर्म्स वो लोग चला रहे होते हैं जो अच्छे क्लाइंट्स लाते हैं। ज़्यादातर इंजीनियर्स जब भी अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफ़ी होता है, उसके बाद वो खुद बेचेगा। लेकिन जो भी ऐसा बोल रहा है वो या तो खुद से झूठ बोल रहा होता है या वो ऐसा बोल के आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही एक और बिजनेस क्लीशे है कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा एक अच्छा प्रोडक्ट ही जीते। कई चीज़ें मिलके एक प्रोडक्ट की सक्सेस डिसाइड करती हैं। हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या जो आज हमारा कीबोर्ड का लेआउट है वो ऐसे ही बना दिया गया था। ये अपने वक्त के अच्छे प्रोडक्ट्स थे, इसीलिए हम आज तक इन्हें यूज़ करते आ रहे हैं। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को एक ज़रूरी हिस्सा समझना चाहिए अपने प्रोडक्ट का। जैसे आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने कोई नई इन्वेंशन कर दी है लेकिन अभी तक उसे बेचने का तरीका नहीं ढूंढा तो आपके पास एक खराब बिजनेस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। अच्छी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से आप एक मोनोपोली बना सकते हैं, चाहे भले ही आप भी बाकी लोगों की तरह ही सेम प्रोडक्ट बेच रहे हों, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा करना चाहिए ये आपको दो चीज़ें बताती हैं, CLV यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और CAC CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब है कि आप एक कस्टमर बनाने से लेके उस कस्टमर के आपको छोड़ के जाने तक उससे कितना पैसा कमा पाते हैं, और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब है कि आप वो एक कस्टमर बनाने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। और आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे पैसा तभी तक खर्चना चाहिए जब तक आपका CLV आपके CAC से ज़्यादा है, यानी आप उस कस्टमर से ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं जितना आपने उसे लाने में खर्चा है। जनरली आपका प्रोडक्ट जितना महंगा होता है उतना ही ज़्यादा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है उसे बेचने के लिए। अगर आपके प्रोडक्ट की कीमत लाखों में या करोड़ों में है तो आपको अपनी हर डील की हर छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपको महीनों तक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, इंस्टॉलेशन के वक्त फॉलोअप करना पड़ता है, लंबे समय तक सर्विस देनी पड़ती है, और तब भी कई बार आप साल में सिर्फ 1 या 2 डील्स ही कर पाते हैं। लेकिन यही तरीका है दुनिया के सबसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बेचने का। इसे कॉम्प्लेक्स सेल्स कहा जाता है और इलॉन मस्क हमें दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेल भी करी जा सकती है। स्पेसएक्स के रॉकेट बनाने के कुछ ही सालों के अंदर इलॉन मस्क ने नासा को कन्विंस कर लिया था कि नासा स्पेसएक्स के साथ $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले और अपने पुराने स्पेस शटल को स्पेसएक्स के बनाए नए स्पेस शटल से रिप्लेस कर दे। ऐसी बड़ी डील्स में जितना एक प्रोडक्ट का अच्छा होना ज़रूरी होता है उतना ही ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स को समझना। लेकिन क्योंकि ऐसी बड़ी डील्स साल में 1 या 2 बार ही करनी होती हैं तो इलॉन मस्क जैसे सेल्स ग्रैंड मास्टर बचे हुए वक्त में पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाते हैं और डील्स क्लोज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स मॉडल्स तभी सक्सेसफुल माने जाते हैं जब वो हर साल 50% या 100% की सेल्स ग्रोथ करें। अब ये नंबर उन एंटरप्रेन्योर्स को छोटा लगेगा जो वायरल ग्रोथ के सपने देखते हैं, जो सोचते हैं कि जैसे ही कस्टमर्स को पता चलेगा कि उनका प्रोडक्ट बाकियों से ज़्यादा अच्छा है तो उनका रेवेन्यू रातों रात 10 गुना हो जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा कभी नहीं होता। हर सक्सेसफुल सेल्स स्ट्रैटेजी की शुरुआत छोटी होती है। एक नया कस्टमर आपका सबसे बड़ा कस्टमर तो बन सकता है, लेकिन वो शायद ही आपसे बहुत महंगी चीज़ खरीदे अगर आपने उसे पहले सस्ते में अपना प्रोडक्ट बेचा है। तो एक बार आपके पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हो जाएं तो फिर आपको बड़ी डील्स पे ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर सेल्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। जनरली जो भी प्रोडक्ट्स लाख रुपए के नीचे बिकते हैं उन्हें बेचने के लिए खुद CEO को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचना मुश्किल नहीं होता, बल्कि ऐसा एक सेल्स प्रोसेस बनाना मुश्किल होता है जिसे फॉलो करके छोटी से छोटी टीम भी खूब सारे प्रोडक्ट्स बेच पाए। 2008 में बॉक्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसका इस्तेमाल करके कंपनियां अपना डेटा क्लाउड पे सेफली स्टोर कर सकती थी, लेकिन लोगों को तब पता ही नहीं था कि उन्हें ऐसे किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है। उस वक्त क्लाउड कंप्यूटिंग का फैशन नहीं था, तो बॉक्स ने ब्लेक नाम का तीसरा सेल्स पर्सन हायर किया था। बॉक्स के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने उन कस्टमर्स से शुरुआत करी जिन्हें सबसे ज़्यादा फाइल शेयरिंग प्रॉब्लम्स थी, और धीरे धीरे हर कंपनी में लोगों के साथ रिलेशंस बनाने चालू करे।
फिर 2009 में ब्लेक ने स्टैनफोर्ड स्लीप क्लिनिक के एक रिसर्चर को एक छोटा सा बॉक्स अकाउंट बेचा। नतीजा, आज स्टैनफोर्ड अपने हर स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर को एक बॉक्स अकाउंट देता है और स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल भी इसी पे चल रहा है। अब अगर बॉक्स ने सीधा स्टैनफोर्ड के प्रेसिडेंट को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की होती तो बॉक्स अपना एक भी अकाउंट नहीं बेच पाता और फेल हो जाता। हर जगह कॉम्प्लेक्स सेल्स अप्रोच काम नहीं आती। कई जगहों पे आपको पर्सनल सेल्स स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा पर्सनल सेल्स और ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग के बीच एक डेड जोन होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका इस्तेमाल करके दुकानदार ये ट्रैक कर सकते हैं कि उनकी दुकान में कितना सामान पड़ा है और उन्हें आगे कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, और आप उसे लगभग 50,000 रुपए में बेचते हैं, तो आपको एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि अगर आप टीवी पे अपनी ऐड चलाने के बारे में सोचेंगे तो पहले तो आपको ऐसा टीवी चैनल नहीं मिलेगा जो सिर्फ दुकानदार देखते हैं, और अगर आप हर चैनल पे अपना ऐड चलाएंगे तो आपका ऐड नॉर्मल जनता को भी दिखाई देगा और आपके बहुत ज़्यादा पैसे खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पर्सनल सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इतने कम दाम के प्रोडक्ट को बेचने के लिए अगर आप अलग से एक आदमी रखेंगे तो यहाँ भी आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो आपको पर्सनल सेल्स से भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। दोस्तों, यही कारण है कि कई स्मॉल बिजनेसेस स्केल नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस के लिए एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है जिनका दाम बहुत कम है और जो बहुत सारे लोग खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को अपना डिटर्जेंट बेचना है तो वो सेल्स के लिए लोगों को हायर नहीं करेगी कि वो जा के घर घर डिटर्जेंट बेचें, बल्कि टीवी पे अपना ऐड चलाएगी, न्यूज़पेपर में अपना प्रचार करेगी ताकि लोगों को उसके डिटर्जेंट के बारे में पता चल जाए। ऐसे ही एडवर्टाइजिंग स्टार्टअप्स के लिए भी काम कर सकती है अगर उस स्टार्टअप का कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बाकी सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के जरिए ज्यादा आ रहा है तो। लेकिन स्टार्टअप्स को कभी भी बड़ी कंपनियों के साथ ऐड चलाने में कंपटीशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप बड़ी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट बजट की बराबरी नहीं कर सकता। इसके बाद आती है वायरल मार्केटिंग। एक प्रोडक्ट तभी वायरल होता है जब उसे इस तरीके से बनाया गया हो कि यूजर्स अपने दोस्तों को इनवाइट करें आपका ऐप यूज करने के लिए। फेसबुक और पेपैल ने इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके जल्दी ग्रोथ करी थी। पेपैल पे जब भी कोई अपने दोस्तों को पैसे भेजता था वो ऑटोमेटिकली उस इंसान को इनविटेशन देता था पेपैल का नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए। ये तरीका ना सिर्फ सस्ता है बल्कि बहुत इफेक्टिव भी है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि अगर हर यूजर एक नए यूजर को लेके आता है तो आपको एक चेन रिएक्शन मिलेगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। यही कारण है कि फनी यूट्यूब वीडियोस और मीम्स को बहुत जल्दी से मिलियंस ऑफ व्यूज मिल जाते हैं, क्योंकि लोग कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिना सोचे उन्हें फॉरवर्ड कर देते हैं। जो भी सबसे पहले वायरल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके मार्केट डोमिनेट करता है उसे लास्ट मूवर एडवांटेज मिलता है, जैसा हमने 5वें चैप्टर में देखा था। आप जब भी इन मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन का पावर लॉ दिखाई देगा, क्योंकि आपकी कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी बाकियों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के सोच के बिल्कुल उल्टा है जो सोचते हैं कि वो कुछ सेल्स पर्सन्स रख के, कुछ मैगजीन्स में एड्स निकाल के और अपने प्रोडक्ट में एक वायरल फीचर ऐड करके सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन असलियत में ऐसा कभी होता ही नहीं। ज़्यादातर बिजनेसेस को डिस्ट्रीब्यूशन मिल ही नहीं पाती। उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है लेकिन उनकी सेल नहीं हो पाती और अंत में वो बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। तो अगर आप किसी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे मास्टरी कर लेते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप चल पड़ेगा, लेकिन अगर आप सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ट्राई करेंगे तो आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना होता बल्कि अपनी कंपनी बेचनी होती है, अपने एम्प्लॉयज को, अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा और इन्वेस्टर्स आपको पैसे देने के लिए आपके आगे पीछे घूमेंगे। इसके अलावा आपको अपनी कंपनी मीडिया को भी बेचनी होती है, क्योंकि जैसे लोग सिर्फ इसलिए आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है,
वैसे ही लोग आपकी कंपनी पे तब तक भरोसा नहीं करेंगे जब तक आपके पास एक अच्छी पब्लिक रिलेशन स्ट्रैटेजी नहीं होगी। चाहे भले ही आपको लगता हो कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मीडिया की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वायरल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तब भी आपको मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अच्छे इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉयज़ अट्रैक्ट कर पाते हैं। कोई भी नया एम्प्लॉय जो भी आपकी कंपनी ज्वाइन करेगा वो अपनी तरफ से पूरी छानबीन करेगा और उसे गूगल पे सर्च करने पे अच्छा पता चलता है या बुरा, ये आपकी कंपनी की सक्सेस डिसाइड करेगा। अंत में दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, चाहे आप एक फाउंडर हो या चाहे आप एक इन्वेस्टर हो। और ये तब भी सच है अगर आपकी कंपनी में फिलहाल सिर्फ आप और आपका कंप्यूटर है। अपने आसपास देखिए, अगर आप अपने आसपास कोई सेल्स का बंदा नहीं देख पा रहे हैं तो आप खुद ही वो सेल्स पर्सन हैं। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है 0 to 1 का 11वां चैप्टर। अगले चैप्टर का लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।